अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ख़बरें और अपडेट्स हैं और बड़ी धमाकेदार किस्म की अपडेट्स हैं, क्योंकि जो अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान बात कर लेंगे और मसाइल हल हो जाएंगे, या इमरान खान कोई लचक दिखा रहे हैं, या कोई डील और ढील की बात हो रही है, ये पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मामलात चल रहे थे। तो उसके ऊपर आज कतई तौर पर खान साहब की गुफ्तगू ने हर तरह का पानी फेर दिया। उसकी वजह यह है कि जो भी इस हवाले से शकूक व शुबहात थे, बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि जी पसे पर्दा कोई इमरान खान साहब सेटलमेंट कर लेंगे। तो आज जो उनकी गुफ्तगू है, इस बात का मजहर है कि कोई डील और ढील की बात नहीं है। और अगर कोई उनसे लेना चाहता है एनआरओ तो भी, और अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो भी, दोनों सूरतों में कोई ऑप्शन ऐसा टेबल पर मौजूद नहीं है। खान साहब बहुत क्लियर हैं अपनी थॉट्स में, और आज वो फ्रंट फुट पर खेले हैं। मुझे उनकी गुफ्तगू से आज लगा है कि उन्होंने वाक़तन कश्तियाँ जला दी हुई हैं, और वो वाकई इस वक्त बिल्कुल बेनियाज होकर खेल रहे हैं। परवाह नहीं है उन्हें इस चीज़ की कि उनका क्या कुछ स्टेक पे है, नहीं है, उनकी जान स्टेक पे है, नहीं है, उनकी पार्टी, उनकी बेगम, उनके इक़्तिदार, जो भी। लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल 2+2 की तरह क्लियर हेडेड हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, किस उसूल पर खड़े हैं और क्या चाहते हैं। आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कोई लगी लिपटी बात नहीं की है। उन्होंने बड़ा क्लियर कट नाम लिए हैं बाकायदा, और बहुत ओपन बातचीत की है। कोई उसमें कवर करने की किसी हवाले से कोई शुगर के कोटेड कोई बात नहीं की है। उनकी गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी साथ साथ देंगे। इसके साथ साथ 2 और ख़बरें हैं जी। एक इद्दत केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी एक अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज मेन स्टोरी खान साहब की गुफ्तगू ही है जिसके ऊपर बात करेंगे। अडयाला जेल में जी आज इमरान खान साहब की हियरिंग हुई है, जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसके ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की है। और इस गुफ्तगू का अहवाल जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आज सबसे पहले जी आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब ने काफ़ी तफसीलन बात की। लंदन प्लान का फिर से उन्होंने आज जिक्र किया और उसकी किरदारों को मेंशन किया, और बताया कि उनके दरमियान क्या मामला तय पाए। कुछ माजी के झरोकों की उन्होंने दरीचे खोले और उससे मामलात को बताया कि किस नहज तक मामलात ख़राब हो रहे हैं। अपने पार्टी के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर भी बात की, और पार्टी में वापस किसको लिया जा सकता है, किसको नहीं, इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें उन्होंने कहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने आज ये भी बात की कि जो इस वक्त हालात हैं वो कैसे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, और इस पर भी बात की कि जो जुडिशरी है उसके साथ जो क्राइसिस चल रहा है उसको वो कैसे देखते हैं। 9 मई और फिर इसी तरह से जिस तरह से इलेक्शन के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ है उसको भी। तो खान साहब ने आज बड़ा खुल के सारी बातों के ऊपर अपना वर्जन दिया है। सबसे पहले आपको यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि जी मैं मज़ाहमत के रास्ते पर खड़ा हूँ, मैंने ये रास्ता अपनी मर्ज़ी से चुना है और मैं इसी पर खड़ा हूँ। इसके ऊपर मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि अवाम की भलाई से मुंसलिक है, जिसमें मुल्क की बका है। इसके अलावा किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। खान साहब कहते हैं कि आज मुल्क कौन चला रहा है सबको पता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ मुल्क चला रहे हैं, और मोहसिन नकवी जो है वो वाइस राय बना हुआ है, पीछे बादशाह कोई और है। और उन्होंने साफ तौर पर नाम लिया कि जो लंदन प्लान था उसमें कुछ जजेस ऑन बोर्ड थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरान हुकूमत ऑन बोर्ड थे, और नवाज शरीफ साहब अलॉन्ग विद आर्मी चीफ ऑन बोर्ड थे। और उन्होंने कहा कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होना थी, आपको याद होगा ज़मान पार्क में आरिफ अलवी साहब आए भी थे, उस वक्त ये सारी हलचल चल रही थी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने उस वक्त भी आरिफ अलवी के फ़ोन के थ्रू उन्हें ये पैगाम भिजवाया कि देखिए हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आ रहे हैं एज आर्मी चीफ तो हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे कोई लड़ाई नहीं रखना चाहते। आप न्यूट्रल होकर जो इदारे का काम है वो करें। बाकी जो आप लोगों का लंदन प्लान है उसके बारे में अलबत्ता मुझे मालूम है। ये उन्हें बता दिया कि पता है मुझे कि लंदन प्लान क्या है, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप न्यूट्रल होकर चलें, मुल्क को आगे चलने दें, इसी में मुल्क का फ़ायदा है।
हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। तो खान साहब का ये कहना है कि उन्होंने आरिफ अलवी के थ्रू ये पैगाम आर्मी चीफ को भिजवा दिया था, लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि उस पैगाम का कोई असर नहीं हुआ और लंदन प्लान के ऊपर अमल दरामद को प्रेफर किया गया और उस पर अमल दरामद आज भी जारी है। जिस तरीके से इलेक्शन कराए गए, बल्ला छीना गया, वो सब चीज़ें सब इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि ये सब लंदन प्लान का हिस्सा था। और इमरान खान साहब समझते हैं कि इसमें जजेस भी ऑन बोर्ड थे। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि कुछ जजेस की तकर्रियाँ भी ISI के थ्रू इसी वजह से करवाई गई थी क्योंकि वो भी लंदन प्लान का हिस्सा थे। फिर स्पेसिफिकली जब उनसे काजी फ़ायज़ ईसा साहब का नाम लेकर पूछा गया कि आपको क्या उनसे कोई इंसाफ की तवक्को है, तो इमरान खान साहब ने कहा, पहले तो वो खामोश हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने बस इतना ही कहा कि अवाम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब उस पर मैं क्या बोलूँ। तो ये अपने आप में एक जवाब था कि उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए क्या कहा। जो जजेस का लेटर है उसके ऊपर फिर उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल साथ खड़े हैं उन जजेस के जिन्होंने ये लेटर लिखा है, हिम्मत दिखाई है। और ये अब जजेस का एक अहम टर्निंग पॉइंट है। ये वो वक्त है कि जजेस अपने इदारे की साख बहाल कर सकते हैं, वो अपने हक़ के लिए खड़े हो सकते हैं। आज़ाद अदलिया के लिए अब लड़ाई जजेस को ख़ुद लड़नी होगी। तो बिल्कुल उनको चाहिए कि वो भी खड़े हों, हम भी उनके साथ हैं, और बाकी भी जजेस को चाहिए कि वो उनके साथ खड़े हों, क्योंकि इसी में अदलिया की आज़ादी पिन्हा है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी बिल्कुल इन 6 जजेस को भी सपोर्ट करेगी। आज़ाद अदलिया पूरे मुल्क के मफाद में, ये कोई PTI की बात नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने 9 मई के हवाले से भी यही बात की कि किस तरह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया, फिर कैसे ये वायलेंस हुआ, इसकी CCTV फुटेजेस आज तक सामने नहीं आई, कोई इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आज तक सामने नहीं आई। और इस सब के बाद जिस तरह से PTI को क्रश किया गया, तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इस पर यही है कि ये बेसिकली ख़ुद PTI के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। तो इस पर भी उन्होंने आज खुलकर बात की। आज उन्होंने इस हवाले से भी बात की कि तोशा खाना केस में बुशरा बीबी साहिबा को जो सज़ा दिलवाई गई है, ये भी आसिम मुनीर साहब के ईमा पर दिलवाई गई है। जनरल आसिम मुनीर का उन्होंने नाम ले लेके आज बात की है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ ने उन्हें सज़ा भी सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए दिलवाई है, वरना ये जो सारा केस था तोशा खाना का, जिसमें वो एक हार जो था उसकी वैल्यू बताई जा रही थी कि 3 अरब रुपए लगवाई गई है, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने और भी जगह से कोटेशंस ली तो उसकी वैल्यू कुछ करोड़ में थी, 1 करोड़ और कुछ समथिंग में थी। तो वो उसकी इतनी वैल्यू थी नहीं, लेकिन उसकी इतनी ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू लगवा कर और जानबूझकर इसमें सज़ा दिलवाई गई। और उसका मकसद यही था कि बुशरा बीबी को सज़ा होगी तो मेरे ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, तो ये मकसद था। फिर इसी तरह जो इद्दत केस था उसमें भी यही रीज़न नज़र आता है कि जो किरदार कुशी भी हुई उसमें बुशरा बीबी साहिबा की जो गलाजत उठी और फिर उसके बाद उन्हें उसमें भी सज़ा सुना दी गई थी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इसलिए हम आज भी ये कहते हैं कि अगर मुझे या बुशरा बीबी को कुछ होता है, हमारी जान के ऊपर ख़तरा है, तो इसके बराह रास्त ज़िम्मेदार आर्मी चीफ़ होंगे। और इमरान खान साहब ने कहा कि जो जब हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए थे मार्च को, 18 मार्च को, उस वक्त भी जब मैं पेशी पे गया था तो मुझे मारने का ही प्लान था। अल्लाह ताला ने बचा लिया, क्योंकि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है। तो उस वक्त मेरी मौत नहीं लिखी थी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, लेकिन प्लान उस वक्त भी यही था। और 24 घंटे पहले ही सारी इमारत पर मुख्तलिफ जो अहलकार थे वो काबिज़ हो चुके थे, प्लानिंग सारी हो चुकी थी। ये अलग बात है कि उस दिन जिस अंदाज से लोग भी निकल आए और वहाँ पर जो माहौल बना और अल्टीमेटली खान साहब वहाँ से वापस आने में कामयाब रहे। तो उन्होंने कहा जो बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत के हवाले से, उन्हें जहर देने के हवाले से भी उन पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जाके सिर्फ आप सामने से किसी का चेकअप कर लें, उससे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कोई चीज़ चली गई है, जहर है या कुछ भी है, जब तक कि उसके टेस्ट ना हो, एंडोस्कोपी ना हो, जब तक कि ब्लड टेस्ट ना हो। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जब तक इसके ऊपर एंडोस्कोपी के ज़रिए और ब्लड टेस्ट के ज़रिए, वो भी ऐसे रिलायबल जो भी मेडिकल डॉक्टर्स हों या इदारे हों उनके थ्रू, उस वक्त तक इसके ऊपर कैसे कहा जा सकता है कि उन्हें जहर नहीं दिया, जबकि उनकी तबीयत भी ख़राब है और वो इस बात को कंप्लेन भी कर रही हैं और ये शक मौजूद है कि उनको कुछ भी किया जा सकता है। तो फिर हम कैसे इस बात को ये समझ लें कि चूँकि जी सामने से डॉक्टर्स ने जाके बातचीत करके देखा जी वो ठीक हैं तो लिहाजा वो ठीक हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है।
आज भी उन्होंने कहा कि मेरा यही पैगाम है कि एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक प्लान इंसान बनाता है, और होता वही है जो प्लान अल्लाह का होता है। और उन्होंने जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि जी ये बात कही जा रही है कि आसिफ जरदारी साहब के साथ भी मीटिंग जो हुई उसमें भी ये बात हुई कि एक सियासी जमात जो है वो फ़ौज का इमेज ख़राब कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब हमारा इक़्तिदार था, आप देखिए फ़ौज का इमेज आसमान पर था। फ़ौज का इमेज उस वक्त ख़राब होना शुरू हुआ जब ये चोरों और डाकुओं के साथ जाके बैठे, उसकी वजह से फ़ौज का इमेज ख़राब हुआ है। उससे पहले फ़ौज का इमेज इस तरह से ख़राब नहीं था, बल्कि जब हमारा इक़्तिदार था तो उस वक्त तो इनका इमेज ऊपर था। और फिर उन्होंने साकिब बशीर साहब ने फिर उनसे ये सवाल किया कि जी कैबिनेट, अभी केपी कैबिनेट जो है वो मिली है, कोर कमांडर हाउस में मीटिंग हुई है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो खान साहब ने कहा कि मैं पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ तो हूँ नहीं, जो फ़ौज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है वो बिल्कुल होना चाहिए, हो सकता है, मुझे किसी से बात करने में भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन असल बात तो ये है कि जो आर्मी चीफ़ हैं वो किधर खड़े हैं और वो क्या फ़ैसले कर रहे हैं, इस बात से प्रॉब्लम है। बाकी अगर फ़ौज के साथ उनका वर्किंग रिलेशनशिप है तो उससे मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये एक तरह से उन्होंने इस चीज़ को वो किया कि जैसे वो जानते भी हैं इस मुलाकात के हवाले से और उन्हें कोई उस पर एतराज़ भी नहीं है। और फिर इसी तरीके से उन्होंने आज जो ये सारी गुफ्तगू में ये बात भी मेंशन की कि इवन मुझे जनरल बाजवा ने भी जब इक़्तिदार से हटा भी दिया था और मुझे पता था कि वो डबल गेम खेल रहे हैं, इसके बावजूद भी जब उन्होंने मेरे से मुलाकात की तो मैंने उनके साथ मुलाकात की। तो मैं मुल्क के लिए हालात को बेहतर करने के लिए किसी से भी मिलने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। मुझे उसमें कोई मसला नहीं है कि मैं किसी से मिल बैठ नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ये समझे कि वो मेरे साथ मुलाकात करेगा और मुझे मेरी मौक़िफ़ से हटाने में कामयाब हो जाएगा या मुझे कमज़ोर कर लेगा, तो ये ऐसा कोई मामला नहीं है। वो मैं अपनी मज़ामत पे खड़ा हूँ जो मैंने रास्ता चुना है। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोई पावर्स नहीं है इस वक्त, और नून लीग जो है वो बिल्कुल अपना आप समझ लें कि उन्होंने कहा कि ये आखिरी दौर देख रही है, जिस तरह की महंगाई हो रही है तो इनका कोई आगे फ्यूचर नहीं है। तो ये सब बातें इमरान साहब ने आज की हैं। इसमें 3-4 बातें बड़ी क्लियर हैं जो मैं आपको अपने तज्ज़िये में बता देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि खान साहब कोई डील या ढील के मूड में नहीं है। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आर्मी चीफ़ का नाम लेकर इस तरह उन पे सीधे सीधे इल्ज़ामात लगाना, उनकी इस तरीके से चीज़ों को शिकायत के अंदाज़ में सामने भी रख देना, ये तो इस बात का गमाज़ी है कि वो अपनी कश्तियाँ जला चुके हैं। हमारे मुल्क में इससे पहले हमने सियासतदानों को इस तरह नहीं देखा। अगर किसी ने जाके नाम लिया भी है, जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ ने बाजवा साहब का नाम लिया था, तो सीधे जब लंदन जाके उनकी ब्रेक लगी थी तब कहीं जाकर उनके मुंह से जनरल बाजवा का नाम निकला था। ऐसा नहीं हुआ कि वो यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह खुल के बात कर सके हों। तो ये नाम लेकर खान साहब ने पहले जनरल बाजवा के हवाले से भी और फिर अब आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी बात की है। तो ये इस बात का क्लियर कट इजहार है कि खान साहब कोई डील या ढील नहीं चाहते, कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहे। दूसरा ये बात बड़ी क्लियर है कि खान साहब को फ़ौज के साथ रवाबित से ये वो इन चीज़ों से मसला नहीं है। वो समझते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि मजबूत फ़ौज हो, लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल क्लियर कट है कि जो फ़ौज का सरबराह का किरदार है वो सियासी नहीं होना चाहिए। अब ये विद टाइम उन्होंने सीख लिया है, ये अलग बात है। बहुत से लोग क्योंकि इस पे फ़ौरन ये बात कहेंगे कि जी ख़ुद इमरान खान साहब भी तो फ़ौज के साथ बड़े अच्छे मामलात करके ही इक़्तिदार में आए थे। बिल्कुल ये बात आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन बहरहाल विद टाइम इमरान खान साहब इस मौक़िफ़ पे अब खड़े हैं तो वो मुसलसल खड़े हैं, उसके ऊपर अब वो फर्दर कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। और उन्होंने आज भी गुफ्तगू में ये हवाला भी इसीलिए दिया कि 71 के जो हालात थे, उन्होंने यही बात की कि जनरल याया अगर उनसे बात कर लेते शेख मुजीब से तो ये हालात ना होते, मुल्क ना टूटता, उनकी अक्सरियत को तस्लीम कर लिया जाता, तो इससे कोई फ़र्क ना पड़ता, हथियार ना डालने पड़ते। लेकिन वहाँ पर अपनी ताकत को अपने हाथ में रखने के लिए उनकी अक्सरियत को नहीं माना गया, तो जिसकी वजह से हथियार भी डालने पड़े फ़ौज को मशरक़ी पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ मुल्क भी दो लख्त हो गया, और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो ये सारी उनका हवाला देने का मकसद यही था कि आज भी जो पीटीआई के मैंडेट को नहीं तस्लीम किया गया और उससे जो एक बेचैनी है मुल्क में वो बाकी है। कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने के लिए इसीलिए तैयार नहीं है, इकॉनमी हमारी डाउन जा रही है क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस किस्म के हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है।
अगर आपको जो इक़्तिदार सौंपा गया जिस पार्टी को अवाम की तरफ से उसे माना जाता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये खान साहब ने सारी उसकी जो एक मवाजना था वो दिया। और फिर इससे जो खान साहब ने अपने पार्टी के मुतालिक भी बात की वो मैं मिस कर गई कि बहुत से लोग हैं पार्टी में जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित रखे हुए हैं और वो पार्टी को तोड़ना भी चाहते हैं, और ये वही लोग हैं जो बुशरा बीबी पे भी अटैक करते हैं। अब आप देख लें, उन्हें पता है सारा कुछ अंदर बैठ के, ये नहीं है कि वो बिल्कुल किसी चीज़ से लाइल्म है। और उन्होंने ये भी फिर बात की कि जो लोग जिन पे तशद्दुद हुआ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उन्होंने की, लेकिन उन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए हमारे रास्ते खुले हो सकते हैं, उन पर बिल्कुल वापस लेने पे सोचा जा सकता है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगरचे उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी लेकिन उसके बावजूद भी उन पर दबाव था कि वो वादा माफ़ गवाह भी बने, लेकिन वो नहीं बने। तो इससे मुझे लगा कि एक पॉजिटिव जो साइन है वो गया है फवाद चौधरी साहब की तरफ। और भी लोगों के हवाले से उन्होंने कहा कि जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, हाँ, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो और पार्टीज़ में चले गए, फिर पार्टी के ख़िलाफ़ या खान साहब के ख़िलाफ़ बातें की, उनके लिए वापसी की कोई गुंजाइश बहरहाल नहीं है। तो ये एक खान साहब की उस पर पॉलिसी भी आ गई, जिससे काफ़ी पता चल रहा है। अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि उमर डार साहब हों, उस्मान डार साहब हों, या फिर अली नवाज़ अवान साहब हों, या इवन फवाद चौधरी साहब भी मेरा ख़्याल है बिल्कुल उनको भी वापस खान साहब मेरा ख़्याल है कि कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से ख़वातीन में मलिका बुखारी हैं, श्री वज़ारी साहिबा हैं, इनको भी वेलकम ही किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर फवाद चौधरी साहब वैसे भी कल रात रिलीज़ भी हो गए हैं और वो भी इसी तरह काफ़ी देर पाबंदे सिलासिल रहे हैं। तो ये सारी गुफ्तगू फिर खान साहब ने अपनी पार्टी के उमूर के हवाले से भी किया। तो वो अवेयर हैं अपने पार्टी के मामलात पे, उन्हें अच्छी तरह पता है कि कौन एक दूसरे की टांगें खींच रहा है, ये भी पता है कि कौन जो है वो पार्टी को तोड़ना चाहता है, कमज़ोर करना चाहता है, कौन इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर काम कर रहा है पार्टी के अंदर। तो ही इज़ अवेयर ऑफ ऑल दीज पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। तो खान साहब की ये सब चीज़ों से मेरा ख़्याल है कि वो तमाम लोग जो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि खान साहब अब लचक दिखा रहे हैं, या अगर उन्होंने मुलाकात, मैंने हमेशा, अगर आप मेरा पिछला वीलॉग भी देखें तो मैंने उसमें क्या बात की, खान साहब ने ये कभी भी नहीं कहा कि मैंने मिलना नहीं है। लेकिन मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो ये कह रहे हैं कि मैं मिलूँगा और उसके बाद मैं पाँव में बैठ जाऊँगा। मिलने का मतलब ये है कि वो अपनी बात रखेंगे सामने कि भाई ये है, आपका जो काम है आप करें और खुदा हाफिज़। अब अगर किसी को वो चीज़ कबूल है तो आगे बात हो सकती है, अगर नहीं कबूल है तो वो फिर वही मसला है जो भी पिछले 2 साल से लटका पड़ा। ये कहानी है। अक्सर लोग, अभी वो इतनी बात ही होती है ना कि जी उन्होंने कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, तो साथ ही बहुत सारे हमारे नाम नहाद तज्ज़ियाकार शुरू हो जाते हैं, लो जी ऐप पे आ जाए इनकलाब, लो जी ऐ हो गई जे डील, लो जी ऐप खड़ा है डट के कप्तान। तो वो साथ ही इस तरह के टॉन्ट मारने शुरू कर देते हैं। भाई बात करने का मकसद ये नहीं होता कि बात मान भी ली जाएगी, बात शुरू होती है, फिर देखना ये कि कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट किस बात पे होती है। हाँ, अगर वो कोई बुनियादी उसूली जो उनका मौक़िफ़ है उस पर कोई लचक दिखाते हैं तो फिर हम सब मिल के तनकीद करेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल की है उन्होंने उसके ऊपर डील, और की है कोई उन्होंने रिलीफ लिया, वो तो रिलीफ लेने के लिए तैयार नहीं है, सारा कुछ तो भुगत रहे हैं। तो ये है। तो ये जी खान साहब की आज की धमाकेदार किस्म की गुफ्तगू। अब आ जाते हैं इस मौजू के ऊपर। इद्दत केस का आज हेयरिंग थी और इस केस में पहले भी समाअत जब लगी तो वकील ही उधर से पेश नहीं हो रहे खावर मानिका के। 2 समाअतों में पहले भी ऐसा हुआ, फिर उसके बाद जज साहब खुद उम्रे पे चले गए, उसके बाद उम्रा करके अब आज वो आके समाअत कर रहे थे, तो फिर जज साहब ने पूछा तो वकील उधर से खावर मानिका साहब के नहीं थे। इस पर सलमान अकरम राजा काफ़ी गुस्सा भी हुए और उन्होंने बताया कि वो 2 कमरे छोड़कर अगली कमरे में बैठे हुए हैं रिजवान अब्बासी साहब, और यहाँ नहीं आ रहे, अपीयर नहीं हो रहे। इस वजह यह है कि केस में कुछ है नहीं है और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स करके अपीयर नहीं हो रहे और ताकि केस आगे ना बढ़ सके। तो इस पर जज साहब भी हैरान हुए कि ये क्या तरीका कार है, और फिर सलमान अकरम राजा ने रिक्वेस्ट की कि अगर वो नहीं भी पेश हो रहे तो उन्हें दलाइल देने का मौका दिया जाए और इस केस को आगे बढ़ाया जाए। ये तो नहीं कि वो पेश नहीं होंगे तो मेरा मौकिल जो है वो जेल में पड़ा रहे, मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो सज़ा भुगतते रहें। तो फिर जज साहब ने उन्हें इजाज़त दी। इस पर सलमान अकरम राजा ने फिर दलाइल दिए केस के हवाले से, और बड़े अच्छे बेहतरीन दलाइल। सलमान अकरम राजा बहुत चोटी के वकील हैं, उन्होंने कुरानी आयात के हवाले से भी और जनरली जो हालात वाक़यात थे उसके तनाजुर में भी बताया कि किस तरह खावर मानिका लापता हुए, फिर आए, और पहले तो वैसे ही 5-6 साल खामोश रहे, कोई उस वक्त उन्हें प्रॉब्लम नहीं था, ना शादी से, ना तलाक से, ना कुछ। गवाहियाँ दे रहे थे किरदार की, दोनों के किरदार की, खान साहब की भी और बुशरा बीबी साहिबा की भी। और बाद में अचानक से
वो लापता होते हैं और फिर कुछ दिन बाद वो सामने आके फ़ौरन केस फाइल कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं? तो सलमान अकरम राजा साहब की इस बात पे जब उन्होंने ये कहा कि वो चिल्ला काट के आए तो जज साहब भी मुस्कुरा दिए। तो बहरहाल इस केस में भी कुछ नहीं है, ये केस भी फारिग है। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि आज ही रिहा करने के लिए हुक्म जारी किया जाए, मुअत्तल की जाए सज़ा। इस पर जज साहब ने कहा कि हम एक हेयरिंग और करेंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप मंडे की हेयरिंग रख लें, मुअत्तल कर दें सज़ा, क्योंकि ईद से पहले वो चाहते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो रिहा हो सकें। क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा का अब यही केस है, उन्हें 2 केसेस में सज़ा हुई है, तोशा खाना वाले में और इद्दत में। तोशा में उनकी सज़ा जो है वो हो चुकी है मुअत्तल, अगर इद्दत में भी उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो वो फिर फ्री हो जाएंगी। तो सलमान अकरम राजा कोशिश ये करें कि ईद से पहले वो रिहा हो जाएं। लेकिन जज साहब ने बहरहाल ट्यूसडे की डेट दी है। अगर ट्यूसडे वाले दिन ही वो रिहाई का फ़ैसला दे देते हैं, मुअत्तली का फ़ैसला सज़ा का दे देते हैं, तो उस दिन रिहाई होना मुश्किल तो हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर एक प्रोसेस होता है। लेकिन चूँकि वो जेल में नहीं है, वो ऑलरेडी बनी गाला में ही है, तो फिर वो शायद इतना लंबा प्रोसेस ना भी हो, मे बी। लेकिन बहरहाल ये तो सब बातें ट्यूसडे को क्लियर हो सकेंगी जब इसकी अगली सुनवाई होगी। आखिरी बात, मिलिट्री कोर्ट से रिहाई का अमल शुरू हो गया जी। एक पहला जो आज मुलजिम है वो रिहा हो गया है, इदरीस नाम है जी इनका, और इनकी आज रिहाई जो है वो हो गई है। मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल चल रहा था, तो ये जो फैसला आया था मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के समात में, उस पर अमल दरामद का ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये भी एक बहरहाल PTI के लिए अच्छी खबर है। और साथ में जो बाकी उनके 9 मई के मुल्ज़मान हैं वो भी मैंने आपको बताया था, 37 के करीब मुल्ज़मान हैं, वो भी रिहा हुए हैं। तो काफ़ी हैपनिंग। लेकिन जहाँ खान साहब की गुफ्तगू ने ये बताया है कि वो अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं, उसके बाद ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से वो खुल कर सामने आए हैं, अब ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि जो मामलात हैं वो कोई इतने नरमी वाले नहीं होंगे, उस तरफ से भी इसी तरह का रिएक्शन होगा। तो ये बात बज़ाहिर ऐसे लग रही है कि अभी सूरत हाल और क्रूशल हो सकती है ईद के बाद, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।